Yeah. So hello everyone, welcome in Agri coaching classes. I'm Siddharth Soni. Today we will discuss about the new topic of food processing. It's called refrigeration. Okay. So in refrigeration we will discuss about the so many concepts in a deep manner, and we will take 5 to 6 lecture to complete the refrigeration. Okay. So today we will discuss about the basics of refrigeration, in which we discuss only basic terms. What is the refrigeration? What we will do discuss on the topic and everything about the. So स्टार्ट करते हैं रेफ्रिजरेशन को. तो रेफ्रिजरेशन नाम से ही आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि रेफ्रिजरेट करना. सभी लोग रेफ्रिजरेशन नाम बहुत पहले से सुनते हुए आए हैं और अभी भी सुन रहे हैं. तो रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा फूड प्रोडक्ट होता है, एक फूड मटेरियल है हमारे पास, एक फूड प्रोडक्ट है, उसको हम लोग कुछ उसकी टाइम बढ़ाने के लिए, उसकी कुछ समय खराब ना होने से बचाने के लिए हम लोग रेफ्रिजरेशन का यूज करते हैं. वी यूज द प्रोसेस ऑफ द रेफ्रिजरेशन फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट. ओके. आप सभी लोगों के घरों में ऑब्वियस सी बात है फ्रिज वगैरह आप लोग यूज करते होंगे या रेफ्रिजरेटर यूज करते होंगे. ओके. तो आप उसमें क्या रखते हैं? खाना रखते हैं या कोई फूड प्रोडक्ट रखते हैं या वेजिटेबल्स रखते हैं या डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स, जो भी चीज आपको यूज करना है कुछ समय तक के लिए. और जैसे आपने आज मार्केट से कोई चीज खरीद के लाया, उसको आपको कल यूज करना है, परसों यूज करना है, तो और वो क्या है? फूड प्रोडक्ट है, खाने की चीज है. अगर हम लोग उसको नॉर्मली एयर के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो वो क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, खराब होने की प्रोसेस उसमें आने लगेगी, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे और बहुत सारी चीजें क्या होगी उसमें आने लगेगी. तो उससे क्या होगा कि हमारा जो फूड प्रोडक्ट है उसकी लाइफ क्या होगी? कम होते जाएगी. यानी जिस फूड प्रोडक्ट को हम लोग कल खाना चाहते हैं या परसों खाना चाहते हैं, हमने आज ला लिया है और हम लोग उसको सिर्फ अगर नॉर्मल एयर में रख देते हैं तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वो क्या हो रहा है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो रहे हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम क्या कर रहे हैं? सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दे. तो इस कंडीशन से बचने के लिए वी यूज द रेफ्रिजरेशन प्रोसेस. रेफ्रिजरेटर हम लोग घरों में क्या करने लगे? फ्रिज लाने लगे या बड़ी बड़ी चीजों को हम लोग यूज करने लगे. तो फ्रिज में हम लोग जो भी प्रोडक्ट रखते थे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो लाइफ ऑफ प्रोडक्ट है वो बढ़ जाती थी, कि उस प्रोडक्ट को हम लोग 2 दिन 3 दिन या 5 दिन तक यूज कर सकते थे. तो दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन. तो रेफ्रिजरेशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो रेफ्रिजरेशन क्या होता था कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज में आपका क्या है? फूड प्रोडक्ट बनाया जाता है. ओके. तो फूड प्रोडक्ट बनाया जाता है इन द फूड प्रोसेसिंग. अगर हम लोग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या हो रहा है कि बड़ी बड़ी जो फूड इंडस्ट्रीज है, फूड फैक्ट्रीज है, और जो भी एफएमसीजी कंपनियां हैं जो कि फूड प्रोडक्ट बनाती है, और सारी इन सब चीजों में क्या होता है कि हमको फूड प्रोडक्ट को लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए कुछ चीजों का जरूरत है. उसमें उस वाली प्रोसेस में हम लोग रेफ्रिजरेशन प्रोसेस का यूज करते हैं. तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने थर्मल प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा. थर्मल प्रोसेसिंग क्या हो रहा था कि उसमें जो नंबर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे जो जमा हो रहे थे रिस्पेक्ट, तो हम उसमें हीट करके उसको क्या कर रहे थे? मार रहे थे. अभी इसमें क्या कर रहे हैं? रेफ्रिजरेशन में रख करके हम उस प्रोडक्ट को क्या रख रहे हैं? ताजा रख रहे हैं. इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, इसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने ही नहीं दे रहे हैं उस प्रोडक्ट में. तो उसमें हम लोग उसको प्रोडक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ ताजा रखने का काम. तो दैट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन. तो यू हैव टू अंडरस्टूड द ऑल प्रोसेस. तो रेफ्रिजरेशन का वर्क वो होता है. अब रेफ्रिजरेशन में हम लोग गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की तो देखिए अब तक हमने थ्योरी उसकी डिस्कस कर ली कि थ्योरी में हम लोग क्या क्या चीज. तो रेफ्रिजरेशन वहां से आपको कंप्लीटली समझ में आ गया. तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपका. जैसे ही आप लोग अपने फैकल्टीज के साथ पढ़ते हैं सेमेस्टर्स में, तो यू हैव टू अंडरस्टूड इन अ बेटर वे. तो वहां पर आप लोग बहुत अच्छे से समझ लेते हैं. तो आप लोगों ने HMT पढ़ा होगा, यानी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर. ऑब्वियस सी बात है हम जितने भी स्टूडेंट्स थर्ड ईयर के में ही है स्टूडेंट्स. कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का हो, या हो भी सकता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं. तो उन लोग अभी उसमें कुछ साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे. हीट इंजन पहनने से पहले आप लोग कार्नोट साइकिल वगैरह के बारे में पढ़े, तो वहां सारी चीजों में आपको रेफ्रिजरेशन की सारी चीजें वहां समझ में आ जाएगी. ओके. तो रेफ्रिजरेशन स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि रेफ्रिजरेशन में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले. तो इन रेफ्रिजरेशन चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द रिवर्स कार्नोट साइकिल फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद हम लोग एंथैल्पी प्रेशर डायग्राम खींचना सीखेंगे कि किस तरीके से एंथैल्पी और प्रेशर का डायग्राम खींचा जाता है इन रेफ्रिजरेशन. फ्रीज ड्राइंग पढ़ेंगे, जो फ्रीज ड्राइंग होता है. फिर उसमें टाइम ऑफ फ्रीजिंग. तो ये 4 टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो अब रेफ्रिजरेशन को समझते हैं. तो रेफ्रिजरेशन क्या हो रहा है? ये कूल करने का काम करता है. जैसे मैंने एक पॉइंट में एक देखिए,
छोटे से पॉइंट में हिंट के लिए लिख दिया हूँ कि जो रेफ्रिजरेशन है आपको क्या कर रहा है, कूल करने का काम कर रहा है। कूल करने का काम क्या कर रहा है कि जो लो टेम्परेचर हीट है उस प्रोडक्ट में हाई टेम्परेचर हीट को क्या कर रहा है, लो टेम्परेचर हीट से हाई टेम्परेचर हीट में जो है ये कूल करता है, कि पहले आपका लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक के क्या करना है, कूल करने की प्रोसेस करता है। तो ये सारी चीजें वहां से होती है। तो आपको इस वाले डायग्राम को याद कर लेना। जैसे कि क्या हो रहा है कि एक मान लो आपका T1 टेम्परेचर यहाँ पर इस तरीके से सिंक है, अभी सिर्फ आपको नॉर्मली देखना है, अभी नॉर्मली देखना है, इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही समझ में आएगा। तो अभी आपको सिर्फ नॉर्मली देखना है जो जो मैं चीजें बता रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है कि यहाँ से T1 टेम्परेचर जिसमें सिंक का टेम्परेचर है, ओके, T1 टेम्परेचर इसमें T लो मतलब या सिंक का टेम्परेचर बहुत कम है, ओके। जैसे ही आप लोग इसको ऊपर इस प्रोसेस को करते हैं तो यहाँ Q2 आपकी जो है हीट एक्सट्रैक्ट होती है, ओके। जैसे ही आप लोग रेफ्रिजरेशन प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, Q2 हीट क्या हो रही है, एक्सट्रैक्ट हो रही है। और Q2 हीट एक्सट्रैक्ट होने की वजह से आपका जो है यहाँ पर एक कंप्रेशर लगा होता है, कंप्रेशर से आपका जो है हीट होने के बाद यहाँ पर W वर्क होता है और यहाँ से आपका Q1 जो है बचा हुआ टेम्परेचर होता है। ये कार्नोट साइकिल है एक्चुअल में। अगर आप लोगों ने कार्नोट साइकिल अभी नहीं पढ़ा होगा तो इसको आप लोग गूगल में या यूट्यूब में थोड़ा सर्च करके देखिएगा तो ये कार्नोट साइकिल आपको वहां से समझ में आएगी, डीप अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज कार्नोट साइकिल का एक पूरा सेपरेट चैप्टर है। अगर मैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी डिस्कस करूंगा तो उतना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं है, ओके। फॉर द एग्री ये मैकेनिकल वालों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैकेनिकल में भी सेम सब्जेक्ट होता है कि आपका ये सारे टर्म्स आपको रेफ्रिजरेशन चैप्टर है, अभी जो हम लोग साइकोमेट्री पढ़ने वाले हैं, और थर्मल प्रोसेसिंग, ये सारे मैकेनिकल में भी सब्जेक्ट होते हैं। तो जो आपकी ये वाली जो बुक है जाएगा हामिद अंसारी की, वो मैकेनिकल वालों की, लेकिन इन गेट पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू डिस्कस ओनली अ लिटिल मैनर। तो यहाँ से हमारा क्या बचता है, टी टेम्परेचर, यानी ये टी हाई टेम्परेचर होता है। तो आफ्टर द रेफ्रिजरेशन द टेम्परेचर विल बी इंक्रीज एंड दिस विल बी द डायग्राम। अब इसको हम लोग समझते हैं। सर ये डायग्राम अभी हमको समझ में नहीं आया, ओके। तो आपको सिर्फ इसमें टर्म याद रखना है कि ये सिंक है। सिंक में आपका T1 टेम्परेचर, यहाँ पर फर्स्ट वाला जो टेम्परेचर है T1 टेम्परेचर है, ओके, जो कि लो टेम्परेचर है। उसमें हमने क्या किया, इसकी हीट को क्या किया, एक्सट्रैक्ट करने का काम किया। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेशन वी एक्सट्रैक्ट द हीट। जो भी उस प्रोडक्ट के अंदर हीट है, अगर हम लोग कोई भी चीज में कूलिंग की प्रोसेस करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कूलिंग की प्रोसेस कैसी होगी कि हम उसमें जो प्रेजेंट ऑफ हीट है उसको बाहर निकाल देंगे। ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो हीट है वो रेफ्रिजरेट हो जाएगी, कूल हो जाएगी। तो यहाँ से भी कंप्रेशर के माध्यम से अपने वर्क को अलग किया, यहाँ से W अमाउंट ऑफ वर्क हुआ और यहाँ से जो है हमको Q1 हीट प्राप्त हुई और यहाँ से T टेम्परेचर तक। तो यहाँ से टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर रेफ्रिजरेट होता है। अब सबसे पहले इस डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, इस डायग्राम को आपको देखना है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ पर चार टर्म्स है। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल एक इस तरीके का हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेशन, ओके। ये पूरी जो प्रोसेस है यही सारी क्या है, कंप्लीट प्रोसेस है रेफ्रिजरेशन की। क्या हो रहा है कि सबसे पहले आप यहाँ पर एक कंप्रेशर लगा हुआ है, ओके। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंप्रेशर रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर एक कंडेंसर लगाया हुआ हमने। कंडेंसर का वर्क होता है कंडेंस करना और फेस चेंज होता है। कंडेंसर में ऑलवेज बीइंग अ फेस चेंज प्रोसेस, ओके। तो जो फेस चेंजिंग की प्रोसेस होती है वो कंडेंसर में होती है। आप लोगों को देखिए, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक कार्नोट साइकिल कंप्लीटली पहले देख लेना है वहां जाकर के यूट्यूब से, और एक बार वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। नहीं तो यहाँ से भी अगर डायरेक्ट समझते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फॉर्मूलेस पता होना चाहिए गेट में, क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चंस नहीं आते, न्यूमेरिकल से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आपको समझने के लिए कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक कंप्रेशर लगा हुआ है। कंप्रेशर के बाद यहाँ पर आपका एक कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन लगा हुआ है और एक्सपेंशन के बाद इवेपोरेटर लगा हुआ है, ओके। तो ये इवेपोरेटर लगा हुआ है। सो प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होती है सर? हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है यहाँ से, ये जहाँ वेपर लिखा है इस वाली प्रोसेस से यहाँ से स्टार्ट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है, ये हमारा वेपर है। वेपर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जा रही है कंप्रेसर में। सर वेपर ही क्यों जा रही है, हम तो लिक्विड भी डाल सकते हैं ना, कि हमारी जो साइकिल है, साइकिल में हम लोग सिर्फ वेपर ही क्यों ले रहे हैं? तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारे लिक्विड होता है, लिक्विड इज अनकम्प्रेंसिबल, इनकम्प्रेंसिबल। पास्कल्स लॉ अगर पढ़ा हुआ तो जो लिक्विड होती है, लिक्विड में एक प्रॉपर्टी होती है कि इनकम्प्रेसिबल होता है। अगर हम इसको कंप्रेस एक अमाउंट पे कंप्रेस करने के बाद अगर ज्यादा कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। अभी आप सभी लोगों ने अभी एक टाइटन जो वो है मरीन, टाइटन मरीन, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा या यूट्यूब में अभी सबसे ज्यादा ट्रेंड वही कर रहा था। टाइटन करके जो सबमर्सिबल मरीन है,
अभी क्या हुई थी, पानी में गई थी और एक्सप्लोड और इंप्लोड हुई है ना, उसकी प्रोसेस भी अभी आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा, यूट्यूब में सर्च कर, तो उसमें भी आपको समझ में आए कि जो हमारी लिक्विड है वो अनकम्प्रेसिबल है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग वेपर लेंगे बिकॉज वेपर इज द कंप्रेसिबल। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कंप्रेस करने का काम कर रहे हैं। डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क लगा रहे हैं हम लोग यहाँ से, डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क, और इस वेपर को हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं। तो वेपर को कंप्रेस कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, फेस चेंज नहीं होगा। वेपर इजीली जो है वेपर जो है हाई प्रेशर वेपर यहाँ से हमको मिलेगी। जैसे ही कंप्रेस होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पहले अमाउंट ऑफ वी वॉल्यूम में आपकी जो है प्रेशर कंप्रेस हो रही थी। ओके, अब वॉल्यूम आपका चेंज होगा और वॉल्यूम में चेंज करने के बाद आपको यहाँ से जैसे ही आप कंप्रेस करते हैं तो आपको हाई प्रेशर का जोन मिल जाएगा। प्रोसेस फर्स्ट समझ में आई कि 1 से 2 में जब गए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वेपर को पाइप के थ्रू कंप्रेस किया। ओके, डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क वहां से हमने लगाया, डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क लगाया और यहाँ से हमने उस वेपर को कंप्रेस किया। तो इस प्रोसेस में कंप्रेसर में हमारी नो फेस चेंज की प्रोसेस हो रही है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि फेस चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो वेपर से हमारा कंप्रेसर में क्या, कंप्रेसर से हमको क्या मिला, हाई प्रेशर वेपर मिले। वेपर तो नो फेस चेंज, बट इसमें क्या हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया। ओके, तो हाई प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब ये क्या हो रहा है, हमारा हाई प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस बात है टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रेशर जैसे इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा प्रेशर में टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होता है तो ये आगे जाती है पाइपलाइन के थ्रू, यहाँ पर हमारा कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर का वर्क क्या होता है कि कंडेंस कर देना, बर्फ वगैरह के टुकड़े में कंडेंसर लगा होता है, तो उसकी प्रोसेस के थ्रू ये क्या होती है, फेस चेंज कर देती है कि एक अगर वेपर है तो वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर देगी, लिक्विड है तो उसको आइस में कन्वर्ट कर देगी, आइस है तो उसको डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। तो ये इस तरीके से क्या होगा, अब वेपर क्या आएगा, कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर क्या करेगी, उस वाले वेपर को क्या कर देगी, कंडेंस करने का काम करेगी, और जैसे ही उसको कंडेंस करेगी तो हाई प्रेशर का लिक्विड हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो कंडेंसर में क्या हो रही है सर, कि आपकी वेपर आई, वेपर आने के बाद कंडेंसर में गई, कंडेंसर में जाने के बाद ये क्या हो रही है, हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। क्योंकि कंडेंसर से क्या हो रहा है, हमारा फेस चेंज हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो वेपर में थी, हाई प्रेशर वेपर में, अब वो क्या हो गई, हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो कंडेंसर ने क्या किया कि जो आपका हाई प्रेशर वेपर था उसको हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ये हाई प्रेशर लिक्विड हुई तो अब ये जा रही है, आगे जाएगी पाइपलाइन के थ्रू और ये एक्सपेंशन प्रोसेस में जाएगी। अब एक्सपेंशन में क्या हो रहा है कि जो आपका एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन में जाके अब क्या करेगी, एक्सपेंड होगी, और जैसे ये हाई प्रेशर लिक्विड एक्सपेंड होगी तो हमको यहाँ से हम लोग फिर एक रेफ्रिजरेंट का यूज करेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ कूलिंग, क्योंकि हाई प्रेशर लिक्विड है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें जो आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा क्योंकि प्रेशर इज इन प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ दिस इज द टर्म इन विच प्रेशर इज मैक्सिमम एंड टेम्परेचर इज मैक्सिमम। तो यहाँ से फिर ये क्या आ गई, एक्सपेंशन में गई, और एक्सपेंशन में जैसे ही गई तो ये क्या होगी, अब एक्सपेंड होगी। ये जो लिक्विड है आपका, लिक्विड एक्सपेंड होगा और यहाँ पर क्या होगा, रेफ्रिजरेंट लगा हुआ है, फ्लो, और ये क्या कर रहा है, रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है ट्यूब में। तो अब ये रेफ्रिजरेंट से जैसे ही होकर के आगे जाती है, ओके, तो रेफ्रिजरेंट से हमारी जैसी होके जाती है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेंट क्या है, लो प्रेशर टेम्परेचर का फ्लूइड है हमारे पास, जो यहाँ पर इस पाइपलाइन में लगा हुआ। तो इसके थ्रू जैसे ही जाती तो हमारी ये हाई प्रेशर जो लिक्विड होती है, हाई प्रेशर लिक्विड अब क्या हो रही, ये रेफ्रिजरेंट के थ्रू अब क्या हो गई, रेफ्रिजरेट होकर के ठंडी हो गई। ओके, तो यहाँ पर आकर के ये ठंडी हो गई, और जैसे ही ठंडी हो जाती तो इस वाले प्रोसेस में आ जाती है इवेपोरेटर में, और इवेपोरेटर के प्रोसेस के थ्रू हम जितनी भी उसकी हीट होती है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो लिक्विड है, हमारे पास जो भी हम लोगों ने सब्सटेंस यहाँ पर यूज किया था वो अब क्या हो गई, ठंडी हो गई। तो दैट्स द प्रोसेस इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन। यहाँ पर एक इवेपोरेटर लगा होता है, इवेपोरेटर क्या करता है, हीट को एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है। ओके, तो यहाँ रेफ्रिजरेंट के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ द रेफ्रिजरेंट वी विल रेफ्रिजरेट द प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ से आपको पूरा डायग्राम समझ में आया कि सबसे पहले आपने एक ट्यूब के माध्यम से वेपर को अंदर भेजा, वेपर को जैसे ही अंदर भेजा तो यहाँ से कंप्रेस होगी, कंप्रेस होने के बाद ये कंडेंस में जाएगी, कंडेंस से आपकी हाई प्रेशर लिक्विड होगी जिसमें टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा होगा, ये एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होने के बाद ये क्या हो रही है, रेफ्रिजरेंट से होकर के जा रही है, रेफ्रिजरेंट से होकर के ये पूरी कंप्लीटली क्या हो गई, कूल हो गई। कूल होने के बाद ये लो प्रेशर टेम्परेचर में हमको फ्लूइड मिला, और जो रेफ्रिजरेंट होता है ये हमारा फ्लो करता होता है ट्यूब में,
ओके, तो इस तरीके से हमको प्रोडक्ट मिला और यहाँ से हमारे इवेपोरेटर लगा, इवेपोरेटर के थ्रू हमारा जो है हीट एक्सट्रैक्ट हुआ। तो ये कंप्लीट एक प्रोसेस है। ओके, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। तो इस वाले डायग्राम से आपको ये समझ लेना, अभी नॉर्मली समझना है, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक टर्म से स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको पहले ही दिन सारी चीजें समझ में आ जाए, ये नहीं होने वाला। जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे ना, वो सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएगी। तो यहाँ से ये प्रोसेस आपको सब कंप्लीटली समझ में आएगी। कंप्रेसर क्या काम कर रहा है, कंडेंसर क्या कर रहा है, एक्सपेंशन क्या कर रहा है और इवेपोरेटर क्या कर रहा है। इवेपोरेटर का अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत कंप्लीट चैप्टर है इवेपोरेटर का। इवेपोरेशन हम लोग कंप्लीटली उसमें पढ़ने वाले। ओके, तो ये सारी प्रोसेस यहाँ से हुई। अभी कार्नोट साइकिल थी, तो कार्नोट साइकिल में सिंक, सी और ये अभी हम लोग नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीटली समझिए। इस तरीके से हम लोग ने क्या किया। तो यहाँ रेफ्रिजरेंट का काम क्या था, ये कूल करने में यूज होता है। जो रेफ्रिजरेंट होता है ये कूल करने में यूज होता है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें अगर रेफ्रिजरेशन में हम लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेंट, तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे जैसे फ्रिज वगैरह में हम लोग ज्यादा देर तक दरवाजा खोल के रखते हैं तो हमारी जो गैस खत्म हो जाती है। ओके, गैस खत्म होना, तो उसके वजह से क्या होती है, फिर फ्रिज क्या कोई कूलिंग प्रोसेस नहीं कर पाते ढंग, तो रेफ्रिजरेंट की वजह से ही होता है। हम लोग रेफ्रिजरेंट इन वेपर वे हम लोग वहां पर यूज करते हैं फॉर द रेफ्रिजरेट करने के लिए। तो ओके, तो ये एक टर्म है कि साइंस से कनेक्ट है, कि उस वजह से हम लोग इसका यूज नहीं कर पाते। तो रेफ्रिजरेंट क्या कर रहा है, रेफ्रिजरेंट इज ओनली यूज्ड फॉर द कूलिंग प्रोसेस। ओके, तो यहाँ से आपको समझ लेना, सब्सटेंस जिसको कूल किया जाता है। यहाँ पर जो वेपर है, फ्लूइड है, ये हमारा क्या है, सब्सटेंस है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में किस। तो कंडेंसर में जाने के बाद ही आपका जो है ये प्रोसेस में बढ़ता है। ओके, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस के थ्रू हम लोग रेफ्रिजरेट करते हैं। तो ये हमको आपको पूरा चीज समझ में आ गई। तो इस पेज में कंप्लीटली सारी चीजें समझ में आ गई कि हमने क्या समझाया। ओके, तो यहाँ रेफ्रिजरेंट लगा होता है, रेफ्रिजरेंट के हेल्प से हमारा जो है रेफ्रिजरेट होता है। ये वाला डायग्राम अभी आपको अभी और इजीली समझ। तो ये कार्नोट साइकिल था कि देखिए इसमें क्या हो रहा था कि T1 टेम्परेचर है, T1 टेम्परेचर में जो है Q2 अमाउंट ऑफ हीट है, इसकी जो हीट है Q2 अमाउंट ऑफ हीट, Q2 अमाउंट ऑफ हीट को ये कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर से फेस चेंज होगा, Q1 अमाउंट ऑफ हीट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये T है। तो टेम्परेचर हमको इस तरीके से फाइंड होता है। ये यहाँ से आपको देखना है, ये कंप्लीटली आपको डायग्राम समझ। अब हम लोग आगे बात करते हैं सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट के बारे में। अभी हम लोग सारी बेसिक टर्म्स की, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग सारी जो भी बेसिक टर्म्स, वो सारी बेसिक टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो नाउ हम लोग अब सेंसिबल हीट के बारे में बात करें। तो सेंसिबल हीट क्या होती है और लेटेंट हीट क्या होती है, ये भी आपको याद करना है। सेंसिबल हीट क्या होती है, तो हमने क्या कर रहे हैं कि हम लोग थीटा और टेम्परेचर के बीच में क्या कर रहे हैं, ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। ओके, जो आपकी थीटा है और एक टेम्परेचर की जो प्रोसेस है उसके बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो इसमें हम लोग ग्राफ ड्रा किया, तो ये टी था, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर और हीट के बीच में जो आपकी क्यू अमाउंट ऑफ हीट है उसके बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ किया। तो हमने जब ग्राफ में देखा तो जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारी हीट भी बढ़ती गई, क्योंकि हीट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जैसे हम लोग क्या किया, हीट को बढ़ाते गए तो हमारी टेम्परेचर भी इंक्रीज होती गई। ओके, तो ए से बी टेम्परेचर तक जब हमारा क्या हो रहा था कि -20 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर था, किसी एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का हमारा जो टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस, यानी आप तक समझ सकते हैं कि -20 डिग्री सेल्सियस क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टेम्परेचर था -20 डिग्री सेल्सियस था। हमने इसकी क्या की, हीट बढ़ाते गई, जैसे जैसे हमने हीट बढ़ाते गया तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता गया और हमने उसको क्या कर दिया, 0 डिग्री सेल्सियस तक ला दिया। तो -20 से 0 डिग्री सेल्सियस, ऑब्वियस सी बात है -20 मतलब कि बहुत ज्यादा कूलिंग की कंडीशन, की बहुत ज्यादा ही ठंडा है उस, वो प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा ठंडा है उस जगह। तो -20 से हमने 0 तक लाया, तो हमारा क्या हो रहा है, ए से बी हमारा क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रही। तो ए से बी होने में हमारी जो आइस है, -20 पे क्या होगी, आपकी जो प्रोडक्ट है वो आइस ही होगी। तो 0 तक लाते तक भी वो क्या होगी, आइस ही होगी। तो हमने जैसे जैसे उसको हीट भी किया तो हमने क्या किया, 0 डिग्री टेम्परेचर तक लाया, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारे जो आइस है वो क्या लिक्विड में चेंज हो जाता है, क्या नहीं होता। हमारे जो आइस है वो, उसका अगर हम देखें तो आइस जो है 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे हम लोग नीचे आते हैं 3, 2, 1 में, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आइस में कन्वर्ट होना हो जाता है, तो -20 से 0 आते तक हमारा नो फेस चेंज, उसमें कोई भी किसी भी अमाउंट का फेस चेंज नहीं हो रहा है कि इसमें जो आइस था वो आइस में ही रखो।
फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा आई 0 डिग्री सेल्सियस पे आया। फिर हमने इसका टेम्परेचर और हीट को दोनों को इंक्रीज किया। तो जैसे ही हमने इसकी हीट को क्या किया, बढ़ाते गया, तो हमारा टेम्परेचर भी इसमें बढ़ता गया। जैसे जैसे हमने हीट बढ़ाया तो इसमें टेम्परेचर बढ़ता गया, और टेम्परेचर बढ़ता गया तो ये इस तरीके से इसमें कर्व आगे की तरफ बढ़ता गया। तो जैसे जैसे अब क्यू के बाद है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस के बाद यहाँ पर आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, फिर 20 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 40 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, हीट बढ़ता गया, हीट बढ़ता गया। तो इस प्रोसेस में हमारा क्या हो रहा है कि टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। ओके, तो टेम्परेचर और हीट दोनों बढ़ता गया। तो यहाँ पर अब हमारा जो आइस था, अभी क्या हो गया, जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस में गए तो आइस क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। पहले जो हमारे पास आइस था, अब वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया किस चीज में, लिक्विड में। तो इस वाली प्रोसेस में हमारा क्या हो गया, हमारा जो कन्वर्जन हुआ फ्रॉम द हीट टू लिक्विड इज कॉल्ड कन्वर्जन फैक्टर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस वाली चीज को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। तो यहाँ मैंने बहुत ही बेसिक टर्म्स में क्या होता है कि मैक्सिमम टीचर्स अगर पढ़ाते हैं ना, तो इस प्रोसेस को यानी कि बहुत डीप में इसकी सारी डेफिनेशन, तो आपको सिर्फ यहाँ से याद रखना है कि जो लेटेंट हीट कहते हैं इसको, कि हमारा जब हमने 0 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट किया तो हमारी हीट भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे हीट बढ़ेगी तो इसमें हमारा जो है फेस चेंज होगा। तो फेस चेंज होता है तो Q इज इक्वल टू M इंटू एल, कि जैसे ही हमारी फेस चेंज होती है तो हम लोग यूज करते हैं Q इज इक्वल टू M इंटू एल। ये अभी हम हीट एक्सचेंजर में पढ़ने वाले। तो हीट एक्सचेंजर में जैसे ही हमारा हीट एक फॉर्म से सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उस वाली प्रोसेस को हम लोग हीट एक्सचेंजर में करें। तो ओके, तो जिस प्रोसेस इज कॉल्ड है लेटेंट हीट प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को हम लोग लेटेंट हीट प्रोसेस कहते हैं। कि लेटेंट हीट क्या होती है, कि ऐसी प्रोसेस जिसमें हम लोग जो है टेम्परेचर और हीट बढ़ाने के साथ उसका जो है फेज में चेंज हो जाए, कि लिक्विड से क्या हो जाए, वो प्रोडक्ट लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाए, या फिर आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। दैट्स द प्रोसेस इज कॉल्ड है लेटेंट हीट। और सेंसिबल हीट क्या होती है, कि सेंसिबल हीट में कि हम लोग -20 डिग्री से 0 डिग्री तक गए, लेकिन इसमें हमारा कोई भी अमाउंट ऑफ फेज इसमें चेंज नहीं हो रहा। तो दिस आर द प्रोसेस इज कॉल्ड, इसमें जो है फेज चेंज नहीं होता, नो फेज चेंज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड Q इज इक्वल टू M इंटू CP इंटू डेल्टा टी। तो ये हमारी M इंटू CP इंटू डेल्टा टी इक्वेशन से हम लोग इसको शो कर दें। Q इज इक्वल टू M इंटू CP इंटू डेल्टा टी। और इस वाली प्रोसेस में जो B के बाद लेटेंट हीट होती है, इसमें Q इज इक्वल टू M इंटू एल लेटेंट हीट है, और ये हमारी सेंसिबल हीट है। ओके, तो दिस इज आर द प्रोसेस। तो ये हमारी कंप्लीट प्रोसेस थी। ओके, तो ये रिवर्स कार्नोट साइकिल नेक्स्ट देखेंगे। तो रिवर्स कार्नोट साइकिल में वही वाली प्रोसेस अब देखते हैं। यहाँ पर रिवर्स कार्नोट साइकिल को हम लोग पीवी डायग्राम और पीटी डायग्राम में शो कर। तो यहाँ पर वही प्रोसेस को हम लोग दोबारा रिटेन करते हैं कि देखिए एक वेपर है, कंप्रेसर के थ्रू गई यहाँ से हमारी वेपर। ओके, कंप्रेसर के थ्रू गई वेपर, हमारी हाई अमाउंट ऑफ वेपर थी, इसको कंडेंस किया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। लिक्विड में जैसे ही कन्वर्ट किया तो यहाँ पर हमको W अमाउंट ऑफ वर्क मिलता है एक्सपेंशन की प्रोसेस में। एक्सपेंड किया, यहाँ पर रेफ्रिजरेंट लगा होता है, रेफ्रिजरेंट लगा होने की वजह से ये रेफ्रिजरेट हो जाता है। रेफ्रिजरेट होकर जैसे ही ऊपर आता है इवेपोरेटर के थ्रू इवेपोरेट हो जाता है, और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है दूसरे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो इस तरीके से हमारी प्रोसेस होती है रेफ्रिजरेशन की। इसमें जो है रिवर्स कार्नोट साइकिल इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको समझना होगा कि तो हम लोग इसमें नंबरिंग कर देते हैं कि जो आपकी कंप्रेसर की प्रोसेस हो रही है 3 to 4 हो रही है। ओके ओके 4 to 1 इसमें हमारी कंडेंसर की प्रोसेस है, कि कंडेंस होने की जो प्रोसेस है उसको 4 to 1 से शो करते हैं। जो एक्सपेंशन की प्रोसेस है 1 से 2 हमारी एक्सपेंशन हो रही, 2 से 3 हमारी जो है और अलग प्रोसेस है। तो यहाँ रिवर्स कार्नोट साइकिल है ये। तो इसमें जो है हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे जो 3 से 4 की जो प्रोसेस है हमारी, ये कंप्रेशन प्रोसेस हो रही है। कंप्रेशन प्रोसेस इज ऑलवेज बीइंग द आइसेंट्रोपिक, एडियाबेटिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, क्योंकि हम लोग आईसी इंजन से पढ़ते आ रहे थे। एडियाबेटिक एंड आइसोट्रोपिक प्रोसेस होती है जिसमें एंट्रोपी आपकी रिमेन कांस्टेंट होती है। तो रिमेन कांस्टेंट होने की वजह से इस तरीके से एक्सपोनेंशियली डीके कर्व इसका बनेगा। तो 3 से 4 इसका एक कर्व बना। उसके बाद आपका जो है ये पीवी डायग्राम है, तो प्रेशर, इसमें प्रेशर जो है 4 से 3 तक गया, या 3 से 4। तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले आपका 3 में था प्रेशर कम था, इसमें प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हुआ डायरेक्टली। उसके बाद आप लोग 4 में आ गए। 4 से 1 आपकी प्रोसेस थी, हीट एटमॉस्फेयर में गई। अब जो इसमें जो प्रोसेस थी 1 से 4 जाओ या 4 से 1, तो आपकी जो यहाँ से हीट क्या हो गई, या एटमॉस्फेयर में चले गई। जैसे कंडेंसर प्रोसेस हो रही है, कंडेंस प्रोसेस में आपकी जो अमाउंट ऑफ हीट है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट है, वो क्या हो गई, वेपर में चेंज हो रही है। तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट अब बाहर चले गई, तो बाहर जाने की वजह से ये 1
तो आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम इसमें डिक्रीज होगा। ओके, तो इसमें वॉल्यूम डिक्रीज होता है। और यहाँ से 1 से 2 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, तो 1 से 2 हमारी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। तो इस वाली प्रोसेस में भी हमारी जो है 1 से 2 इस तरीके से आइसेंट्रोपिक है, तो यहाँ से प्रोसेस बनेगी। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें याद रखना है। तो ये कर्व है नॉर्मली रिवर्स कार्नोट साइकिल, जैसे आप लोग, मैं बोल रहा हूँ आपको दोबारा दोबारा एक चीज, कार्नोट साइकिल आपको यूट्यूब से, जैसे आप लोग यूट्यूब में सर्च करेंगे तो मैकेनिकल वालों को ये डिफरेंट टाइप से पढ़ना होता है। मैकेनिकल वाले इसको यूज बहुत ज्यादा करते हैं कार्नोट साइकिल का, फॉर द फाइंडिंग ऑफ COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड डिफरेंट थिंग। तो उन लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं इस वाली प्रोसेस का। तो आप लोग को वहां पर उस प्रोसेस कार्नोट साइकिल को सर्च करके देखना। तो ये इस तरीके से कर्व बनेगा। उसके बाद हम लोग TS कर्व ड्रॉ करते हैं, तो TS कर्व भी इस तरीके से ड्रॉ होता है। ओके, तो ये आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसको पढ़ना है। कार्नोट साइकिल पढ़ लेंगे तो वहां पर आपको दोनों कर्व डिस्कस होंगे, PV PT। मैं भी खुद डिस्कस कर दूंगा, कल के लेक्चर में करूंगा, क्योंकि आज बहुत हेवी हो जाएगा। ओके, अब गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें करते हैं, ये सारी थ्योरी थी। अब हम लोग कंप्लीटली बात करेंगे गेट के पॉइंट। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो COP का जो फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू एफिशिएंसी, तो आउटपुट अपॉन इनपुट। सर आपने आउटपुट क्या किया और इनपुट क्या निकाला, दैट्स कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर द रेफ्रिजरेशन इज आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इसमें आपने आउटपुट क्या किया इस वाली प्रोसेस में, TS डायग्राम में इसलिए शो किया गया, जैसे हम लोग IC इंजन वगैरह पढ़ते थे ना, तो उसमें हम लोग जैसे TS डायग्राम, PV डायग्राम ड्रॉ करते थे और इसके हेल्प से हम लोग फॉर्मूला डिराइव। तो 1 से 2 की जो प्रोसेस हो रही थी आपकी, 2 से 3, 3 से 4, और इस तरीके से हमारी प्रोसेस होती है। इसमें जो है आपका वर्क आप लोग क्या कर रहे थे, लगा रहे थे। उससे हमारी 2 से 3 प्रोसेस में आपकी जो हीट रिजेक्शन की प्रोसेस हो रही थी। ओके, और 1 से 4 में भी आपकी हीट क्या हो रही थी, रिजेक्ट हो रही थी। तो इस तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो आउटपुट क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें, आउटपुट क्या करें, QR अमाउंट ऑफ हीट इसमें आउटपुट कर रहे हैं जो रिजेक्ट हो रही है, जो हमको बाद में मिल रही है। और जो W अमाउंट ऑफ वर्क, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, वर्क लगा रहे हैं, जब भी हमारा क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रही है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रिजेक्शन इज QR/W। ओके, और हम लोग जानते हैं T2 माइनस T3 क्या है इसमें। इसमें जो T2 माइनस T3 ये लो टेम्परेचर पे होता है, T1 इज इक्वल टू T4 जो आपका हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, वो प्रोसेस जो है हाई टेम्परेचर पे हो रही है। तो T1 माइनस T1 इज इक्वल टू T4 इज इक्वल टू T हाई टेम्परेचर, और T2 माइनस T3 इज इक्वल टू T लो टेम्परेचर। तो कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेशन होगी QR अपॉन W। इफ वी कैलकुलेट द QR एंड QH, तो QR इज इक्वल टू TL S3 माइनस S2 और QH इज इक्वल टू TH S4 माइनस S1। ओके, तो जैसे हम लोग यहाँ से QR और QH की वैल्यू फाइंड करते तो हमको TL S3 minus S4 from this diagram, S3 is equal to S4, S1 is equal to S2, तो S3 is equal to S। तो यहाँ से इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। तो W हमारा क्या होगा, QH माइनस QR, क्योंकि वर्क क्या होता है आपका, जो हाई अमाउंट ऑफ हीट में से आप लोग उसकी जो लो अमाउंट ऑफ हीट है उसको रिजेक्ट हटा देंगे, तो वहाँ से आपका W को आप लोग QH की वैल्यू रखिए, QR की वैल्यू रखिए। जैसे आप लोग वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से आपका इक्वेशन आता है, फॉर COP TL S4 माइनस S1 अपॉन S4 माइनस S1 इंटू TL माइनस TH। तो यहाँ से S4 माइनस S1 से S4 माइनस S1 कैंसिल हो जाएगा, तो अब टिल लो अपॉन TH आई माइनस टिल लो, TL अपॉन TH माइनस TL अप, यहाँ से इक्वेशन आएगा। ये बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी। जैसे आप PV डायग्राम और PD डायग्राम, जैसे मैं PDF ऐड कर दूंगा तो आपको सारी वहां से प्रोसेस समझ। तो COP आपका आ जाएगा TL माइनस TL अपॉन TL माइनस TH। ओके, तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपका TL अपॉन TH माइनस TH। तो इसमें TL जो है आपका लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर मतलब T1 और T2, सॉरी T1 और TH आपका लो टेम्परेचर, T2 और T3 आपका है हाई टेम्परेचर। यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पूरी इक्वेशन लिख दिया कि जो T1 और T4 है, ये T हाई टेम्परेचर और T2 और T3 हमारा लो टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ से ये प्रोसेस आ गई। फॉर द रेफ्रिजरेशन साइकिल हाई टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेशन T1, लो टेम्परेचर ऑफ दिस T2, Q2 यहाँ से रिजेक्शन हो रही, हीट रिजेक्शन हो रही, K1 आपकी हीट
ऊपर की ओर जा रही डब्ल्यू अमाउंट ऑफ अपने वर्क इसमें लगाया, तो सी ओ पी फॉर द क्यू आर अपॉन डब्ल्यू होता है टी टू अपॉन टी वन माइनस टी टू लिख सकते हैं इसको। सी ओ पी बाय क्यू आर बाय डब्ल्यू का सेकेंड फॉर्मूला टी एल अपॉन टी एच माइनस टी एल। तो इसमें जो है टेम्परेचर आपको ऑलवेज बिंग यूज द केल्विन। ओके, ये फॉर्मूला आपको ऑलवेज याद रखना है, ये मेन फॉर्मूला है फॉर द प्रोसेस ऑफ द थिंग। तो सी ओ पी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन डब्ल्यू और टिल्लो माइनस टी एच माइनस टी एल के फॉर्म से आप लोग यहाँ से लिख सकते हो। क्यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू आई प्लस क्यू टू होता है, जिसमें आपने क्या किया इस प्रोसेस में क्या हुआ, जो आपका Q1 है, Q1 हीट फाइंड करने के लिए आप लोग ने T2 टेम्परेचर था, ये लो टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट था, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बहुत कम था। आपने इसमें क्या कि Q2 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से रिजेक्ट हुई, यहाँ से W अमाउंट ऑफ वर्क लगाया कंप्रेसर में, ये कंप्रेसर लगा हुआ था, कंप्रेसर के थ्रू आपको क्या हो रहा है, आपको Q1 अमाउंट ऑफ हीट आपको यहाँ से फाइंड हो गई। Q1 हीट फाइंड करने के लिए हम लोग WI प्लस Q2 इस तरीके से अगर करें तो Q1 हीट यहाँ से फाइंड होगी। तो यहाँ से नोट करके लिखिएगा, जो Q2 है आपका रेफ्रिजरेंट कैपेसिटी, इसको रेफ्रिजरेंट इफेक्ट और हीट कैपेसिटी भी कहते हैं। तो आपका जो Q2 था, Q2 को आप लोग रेफ्रिजरेंट इफेक्ट, ओके, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा, आपको ये सारे डायग्राम ऑलवेज बिंग ड्रॉ करने हैं। तो रेफ्रिजरेशन में कॉर्नर साइकिल पढ़ लीजिए, इसमें जो भी आपका Q2 है, Q2 इज ऑलवेज बिंग अ रेफ्रिजरेंट कैपेसिटी, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट भी बोल सकता है या हीट एक्स ट्रांसफर बोल सकता है। कि अगर क्वेश्चन में आपको बोला कि रेफ्रिजरेंट कैपेसिटी दी हुई है, Q2 रखना है, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट बोला है तो भी आपको Q2 रखना है, और रेफ्रिजरेंट कैपेसिटी बोला है तो भी आपको Q2 का यूज करना है। टी जो है टेम्परेचर है केल्विन में, केल्विन में आपको टेम्परेचर रखना है। Q2 जो है, Q2 इज इक्वल टू एम सी पी इंटू डेल्टा टी, ये हमने फाइंड किया था, ओके, फ्रॉम द इक्वेशन। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंसिबल हीट। Q2 इज इक्वल टू सेंसिबल हीट होती है, जिसमें कोई भी प्रकार का फेज चेंज हमारा नहीं, ओके। तो अगर हम वाटर की बात करें तो हम लोग अगर वाटर है तो वाटर को अगर 20 डिग्री सेल्सियस है हमारा उसका टेम्परेचर, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस तक ले जा रहे हैं। 20 डिग्री सेल्सियस में हमारा वाटर क्या होगा, वाटर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही -10 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड से किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी 20 डिग्री सेल्सियस में हमारा क्या है, ये प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में। अब हम लिक्विड फॉर्म को कन्वर्ट करें -10 डिग्री सेल्सियस तक। अब -10 डिग्री सेल्सियस तक कर रहे हैं कन्वर्ट, मतलब कि हमने उस लिक्विड को काय में कन्वर्ट किया, लिक्विड को हमने कन्वर्ट किया आइस में। -10 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है आपका, वो तो ऑब्वियस सी बात है आइस हो जाएगा। तो जैसे ही आप उस प्रोडक्ट को चेंज करें तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ द हीट वो आपकी चेंज हो जाती है। तो उस इक्वेशन को हम लोग करने के लिए, क्वेश्चंस को करने के लिए, ये वाले इक्वेशन आपको याद रखना, Q2 इज इक्वल टू m इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी वन प्लस एम इंटू एल प्लस एम इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी टू। ओके, इस वाली इक्वेशन को आपको ऑलवेज याद रखना है। तो Q2 इज इक्वल टू एम इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी वन प्लस एम इंटू एल प्लस एम इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी टू। ओके, ये वाली इक्वेशन याद रखना है। अभी हमको इसको यूज करना है तो बताएंगे हम आपको कम्प्लीटली, तो बस आपको ये इक्वेशन को याद करना है। एक दो बार आप लिख के देखिए, ऑब्वियस सी बात है सारी चीजें याद हो जाएगी। अगर याद नहीं हो रहा कॉन्सेप्ट समझ, रट्टा मारिए सर, रट्टा मारने भी एक प्रोसेस है, रट्टा मार के भी यू कैन सॉल्व द एवरी क्वेश्चन। अगर आपको रट्टा मारने से बेनिफिट मिल रहा है, यू कैन गो विद द प्रोसेस ऑफ द रट्टा, ओके, वो भी चीज अच्छी है, बस आपके क्वेश्चन होना चाहिए। यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग आगे बढ़ते हैं। अ रिवर्स कार्नोट साइकिल फॉर मेकिंग आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। आइस बना रहे -10 डिग्री सेल्सियस से वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ओके। द टेम्परेचर ऑफ ब्रिंग at -20 degrees Celsius. Calculate quantity of Q formed per kilowatt of water. Input 2 kg per kg, इसमें कैपेसिटी दी है, Cp की वैल्यू दी है, QL की वैल्यू 375 kg पर किलो जूल पर kg दिया, और उसमें वर्क दिया 3600 आपने वर्क किया। तो सब्सटेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, -20 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक इसमें ले जाना है। तो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस लगाएंगे तो हम लोग जानते हैं COP इज इक्वल टू Q2 अपॉन W होता है। तो ये इक्वल होता है हमारा TL अपॉन TL अपॉन T1 माइनस TL के, ओके। इसमें आपको W की वैल्यू दी है 360 100, तो Q2 की वैल्यू आपको फाइंड करना है। यहाँ पर T लो टेम्परेचर दिया है, केल्विन में रखना है, तो
लो टेम्परेचर हमारा क्या है, -20 डिग्री सेल्सियस है, तो -20 डिग्री सेल्सियस में 273 अगर जैसे ही आप ऐड करते हैं तो आपका 253 आ जाएगा। 10 डिग्री सेल्सियस में जैसे ही आप 273 ऐड करते हैं तो 293, सॉरी 20 डिग्री ऐड करते हैं तो 293 होता है। ओके, यहाँ से 2 माइनस 253, यहाँ से Q2 की वैल्यू आपकी 22.700 किलोवाट आपकी वैल्यू आ गई। अब इस क्वेश्चन को मैं कल और डिस्कस करूँगा डीप में। ओके, तो ये सारा क्वेश्चन मैं आज के बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो क्वेश्चन को मैंने अच्छे से डीप में डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को मैं कल ही अच्छे से डिस्कस करूँगा। कार्नोट साइकिल के साथ हम लोग कल का लेक्चर स्टार्ट करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करेंगे फॉर द रिविजन प्रोसेस। जितना मैंने आज पढ़ाया है उतना सफिशेंट है, फर्स्ट डे के लिए इतना सफिशेंट है। अभी आपके लेक्चर्स डेली होने वाले हैं, बस 1-2 दिन की बात है और नेक्स्ट स्पीकर हो जाइए। कंप्लीट कोर्स आपका कंप्लीट सिलेबस होगा, डोंट वरी। सो विल मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करिए, क्योंकि अभी न्यू बैच स्टार्ट हो रही है तो उसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा। थैंक यू, विल मीट ऑन नेक्स्ट।